जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-2026 के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। और इस वायरल मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित हो रही हैं या होने वाली हैं, उसके लिए है ये वायरल मॉडल पेपर। हो सकता है आपके विद्यालय में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय का पेपर सेम इसी तरह का आ जाए, तो आप लोग इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और आपको नोट के अंतर्गत कुछ निर्देश दिए रहेंगे। जैसे कि पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा में। खंड आ में क्या है, 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। ध्यान देना, ओएमआर सीट में इन बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर भरना होगा। इसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। तो खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। कुल 20 प्रश्न होंगे, इसलिए खंड आ आएगा कितने नंबर का, 20 नंबर का। क्लियर। चलिए ध्यान दें, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे जो यहाँ पर पूछे गए हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गोदान किसकी रचना है? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदान किसकी रचना है? गोदान है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना। मेरे प्यारे बच्चों, और भी एक चीज याद कर लेना आप लोग, गोदान, गबन, और एक रचना है इनकी सेवा सदन। सेवा सदन, ये तीनों रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, और तीनों रचनाएं उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। यदि कोई भी प्रश्न आता है कि गोदान किस विधा की रचना है, या गबन या सेवा सदन की विधा क्या है, तो ये हिंदी गद्य की उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। क्लियर। चलिए दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया? मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा सन 1880 में। सन 1880 में हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, तब जाकर इनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र हुआ। चलिए ध्यान दें, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, तो ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, और इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, संयोगिता स्वयंवर रचना है किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी रचना है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये संयोगिता स्वयंवर। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पदम सिंह शर्मा। ये रचना किसकी है? पदम सिंह शर्मा की है। चौथा वाला विकल्प सही होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? तो यहाँ पर ध्यान देना, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। प्रश्न अगला है, भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? इनमें से कौन सी रचना है जो भक्ति काल की रचनाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर श्री रामचरितमानस, जिसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ये भक्ति काल की ऐसी रचना है जो आज भी लोकप्रिय है। आज भी रामचरितमानस यानी श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, 2 दिन का होता है। आप सभी ने गांव में देखा होगा, शहरों में भी देखा होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस जी एक ऐसा जो है ऐसी रचना है जो अभी भी लोकप्रिय है और भक्ति काल में भी लोकप्रिय थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। ये चंद बरदाई जी के द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ध्यान देना, चंदबरदाई जी के द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो माना जाता है। और अगला प्रश्न है, हिय हरसहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद जाहि जहाँ जह बंधु दो जहाँ तहाँ परमानंद में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो श्रृंगार रस की या वीर रस की, करोड़ रस की या फिर भयानक रस की? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मेरे प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव नोट कर लेना, रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव नोट कर लीजिएगा, उत्साह होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। ध्यान देना आप सभी लोग। तो यहाँ पर ही हरसई यानी हृदय हरसने लगा, प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर कौन सा रस है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हरसहि बरसहि सुमनि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो जहाँ तहाँ परमानंद में कौन सा रस है? तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। चौपाई में 4 चरण होते हैं, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यानी जहां पर एक शब्द जैसे कि कनक, अब कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, आपने उदाहरण पढ़ा होगा। कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सौ गुनी मादकता अधिकाय। अब इसमें एक शब्द है, ये 2 बार आया है, भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा या सोना धतूरा, ये आप लोग ध्यान दें। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, तो उसका विद्यालय कहाँ है? कोई प्रश्न कह रहा है आपसे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। हाथ का तत्सम रूप क्या होगा? अगला प्रश्न, हाथ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हस्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, दुर्भाग्य का विलोम है, तो दुर्भाग्य का विलोम होता है सौभाग्य, डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 15 है, भानु भास्कर दिवाकर किसके पर्यायवाची हैं? भानु भास्कर दिवाकर ये पर्यायवाची हैं किसके? सूर्य के, पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भरपेट में समास विग्रह क्या होगा? तो भरपेट का समास विग्रह हो जाएगा भर प्लस पेट, ए वाला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पावकः का विच्छेद क्या होगा? तो पावकः का विच्छेद हो जाएगा पौ प्लस अकः, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तृतीया विभक्ति है, तो इनमें से तृतीया विभक्ति कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करण कारण, करण कारक हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, करण
कारक हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर गच्छन्त रूप किस लकार का है? तो गच्छन्त रूप किस लकार का है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये है मेरे प्यारे बच्चों लोट लकार का रूप। प्रश्न अगला है भवनम में संधि है, तो भवनम में कौन सी संधि है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसमें है मेरे प्यारे बच्चों अयादि संधि। तो इस तरह के कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 20 नंबर का होगा खंड आ। अब खंड बा देखो यहाँ से स्टार्ट है। इसमें दिया गया है 21 का के अंतर्गत प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है गद्यांश बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसो वैसो का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय गढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके जी को और का और ना कर दें उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? बात, क्योंकि कई बार गद्यांश में पाठ का नाम लिखा हुआ है बात। अब इसके लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं बात पाठ के लेखक। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है बालकों की बातें कैसी होती हैं? तो बालकों की बातें तोतली होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। बालकों की बातें कैसी होती हैं? तोतली होती हैं। आप लिख लेंगे इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अथवा में गद्यांश है आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ उसका जन्म यश वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। पहला है प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये पहला प्रश्न है। तो ये गद्यांश लिया गया है मंत्र कहानी से और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर ग्लानि किसको हो रही थी? तो ग्लानि हो रही थी डॉक्टर चड्ढा को। किसको हो रही थी? डॉक्टर चड्ढा को ग्लानि यानी पछतावा हो रहा था। इस तरह से आप किसी एक गद्यांश को ही हल करेंगे। अगला प्रश्न है 22 का के अंतर्गत निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। और यहाँ पर पहला पद्यांश है बसो मेरे नयनन में नंदलाल मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल मोहन मूरति सांवर सूरति नयना बने विशाल अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माल क्षुद्र घंटिका कट कट शोभित नूपुर सबद रसाल नीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखा जाएगा जब तो पाठ का नाम क्या है जिस पाठ से ये लिया गया है पद्यांश? पदावली। और रचना की है इस पाठ की किसने? मीरा बाई जी ने। क्लियर? क्योंकि पाठ के नाम के साथ आप देखेंगे यहाँ पर रचनाकार का नाम भी लिखा है पद्यांश में। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है और सुधा के 4 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। क्लियर? अथवा में भी यहाँ पर एक और पद्यांश है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। मेरे प्यारे बच्चों पंचवटी
पाठ का नाम क्या है? पंचवटी। और रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ पर कुल 3 प्रश्न हैं पद्यांश पर आधारित। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और वसुंधरा रवि संध्या का 2-2 पर्यायवाची लिखिए। क्लियर? किसी एक पद्यांश को ही आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है 23 का, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंद अस्थयो महाभागस्य शिष्य आसीत। ये गद्यांश लिया गया है परमहंसः रामकृष्ण। रामकृष्ण। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अथवा में भी संस्कृत का एक और गद्यांश है, यदि आप इसे नहीं करते तो इसको कर सकते हैं। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासा निवसते। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इस पाठ के लेखक हैं इस पाठ का नाम क्या है? सिद्ध मंत्रा। जिस पाठ से ये गद्यांश लिया गया है उस पाठ का नाम है सिद्ध मंत्रा। क्लियर? इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगा पद्यांश संस्कृत का, जिसमें यहाँ पर 2 होंगे, एक आपको हल करना होगा। तो पहला है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्ते। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला पद्यांश लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। और अथवा में जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, मनीषिणा संति नाते हितैषिणा, ये लिया गया है सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। तो जो भी पद्यांश आप करना चाहे कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न अगला देखने को मिलेगा 24वां प्रश्न, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है, यदि आप इसका उत्तर नहीं करना चाहते तो इसका कर सकते हैं, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न संख्या 25 है। यहाँ पर 25 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा। सभी जीवन परिचय आप तैयार कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का ये भी प्रश्न आना है। कबीरदास, मीराबाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीनों ही कवियों का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 100% की गारंटी है। चलिए ध्यान दें, प्रश्न संख्या 26, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में पूछा ना गया हो। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, तो वही श्लोक आप लिखेंगे जो मॉडल पेपर में या आपके पेपर में पूछा ना गया हो। अगला प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। रामदासः कुत्र निवसत, इस प्रश्न को तैयार कर लेना। रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। और असाधु केन जयेत, रामदासः कुत्र निवसत, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, यानी 2 बार रिपीट हुआ है। 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो 2 नंबर का ये प्रश्न आना है। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? अपना मतलब निकालना। आकाश पाताल एक करना, अर्थात बहुत अधिक मेहनत करना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ क्या होता है? आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों दोहरा लाभ उठाना। और एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बुरा व्यक्ति सारे समाज को दूषित कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो वह खेत में खेल रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, और मैं विद्यालय जाऊंगा, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता घर जाती है। तो इस तरह के वाक्य आएंगे, आपको 2 ही वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। अगला और अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानाचार्य को पत्र, आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा।
प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, जिसमें छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। तो यहाँ पर ध्यान दें, चाहे आप इस प्रश्न का उत्तर करें या इसका उत्तर करें। तो आपने देखा अर्धवार्षिक परीक्षा का वायरल मॉडल पेपर, आप इसे तैयार कर लो, आपकी वार्षिक परीक्षा में भी ये काम आएगा। जय हिंद।